दोस्तों नमस्ते, मेरे रमेश बदाला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, अपन इस अभी जो सीरीज चल रही है इसमें NCL न्यू क्रिमिनल लॉज उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अपना अभी चल रहा है BNSS CRPC के कंपैरिजन में। और आज अपना है चैप्टर 6 BNSS, जिसमें सेक्शन है 63 से 93 तक। जो CRPC का भी चैप्टर 6 था, लेकिन सेक्शन थे उसके 61 से 90 तक। और दोस्तों इस चैप्टर का नाम है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। आदेशिकाएं प्रोसेस यानी समन, वारंट, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट और अटैचमेंट प्रॉपर्टी का, और अटैचमेंट करने के बाद में प्रॉपर्टी का सेल करना। इन बातों के बारे में अपन इस चैप्टर में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में नई धारा कौन सी जोड़ी गई है। तो वो है धारा 86, यानी प्रोक्लेम्ड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसका आइडेंटिफिकेशन और अटैचमेंट, इसके लिए क्या प्रोविजन किया गया है। तो दोस्तों इस संबंध में प्रावधान ये किया गया है कि ट्रायल कोर्ट के सामने पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स यानी SP और कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके द्वारा राइटिंग में एक एप्लीकेशन जाएगी। और एप्लीकेशन जाने के बाद में जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है उस पर्सन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई और अटैच करने के लिए ये कोर्ट अलग अलग जो भी एजेंसियां हैं, चाहे उसी स्टेट में हो चाहे अदर स्टेट में हो, उन सभी को ये कोर्ट ये बात कहेगा कि आप सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके इस पर्सन की यानी प्रोक्लेम्ड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई और अटैच करने में आप उनकी हेल्प करें। यह है सेक्शन 86। ये है CRPC का सेक्शन 61, संबंध का प्रारूप यानी संबंध का जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा। और BNSS का भी सेक्शन 63 संबंध का प्रारूप ही है, यानी वही बात है, सेक्शनों के नंबरिंग का अंतर है। दोस्तों ये जो सेक्शन है 63 BNSS का, ये बिल्कुल CRPC के 61 की तरह ही है, लेकिन इसमें एक नया खंड जोड़ के और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो संबंध का है उसको भी इन्होंने वैलिड कर दिया गया है। यानी 63 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है, संबंध किसी गूढ़ लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा और जिस पर न्यायालय की या तो सील लगी होगी या फिर न्यायालय का उस पर डिजिटल सिग्नेचर होगा। तो नए BNSS में इलेक्ट्रॉनिक जो संबंध थे उनको दृढ़ता के साथ में भी लागू कर दिया गया है। दोस्तों CRPC का सेक्शन 62 के संबंध की तामील कैसे की जाए, हाउ सर्व्ड द संबंध। BNSS का सेक्शन 64 भी यही बात कहता है। और सारे प्रोविजन जो सेक्शन आपके 62 CRPC में थे वो यहां पर ऐसे कैसे रख दिए गए हैं, लेकिन इसके सब सेक्शन 1 और 2 जो है इन दोनों में एक एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया है। तो सब सेक्शन 1 में क्या प्रोविजो ऐड किया है, वो कहता है कि पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे की प्रविष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा। ये क्या, ऐसा क्यों करना पड़ा इनको, ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि अभी पिछले सेक्शन में अपन ने देखा, अपन अभी आगे देखेंगे। और इसके जो BNSS का सेक्शन जो 530 है उसमें अपन देखेंगे कुल मिलाकर पूरी BNSS में संबंध, वारंट और अदर जो प्रोसेस है और जो भी प्रक्रियाएं हैं, जहां तक हो सके वहां तक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इन्होंने मान्यता दी है नए रूप में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में मान लीजिए किसी को मेल करना पड़े, किसी को व्हाट्सएप पे सूचना देनी पड़े, तो उसके लिए उनके नंबर और उनके डेटा कहां से कलेक्ट होंगे। तो इसके लिए कोर्ट में और पुलिस थाने में एक नया रजिस्टर ओपन किया जाएगा जिसमें संबंधित व्यक्ति जो भी हैं उनका नाम, पता, ईमेल एड्रेस आदि उनके अंदर एंट्री की जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो कुछ समय बाद जो भी कोर्ट से संबंधित व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के ईमेल एड्रेस और उनके फोन नंबर का एक अच्छा खासा स्टोर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मोड में सम्मन वगैरह वगैरह जो भी प्रोसेस जारी करनी है उनमें काफी सहूलियत हो जाएगी। उपधारा 2 में परंतु जोड़ा गया है, वो क्या कहता है, परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ सम्मन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो स्टेट गवर्नमेंट नियमों द्वारा उपबंधित करे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा। यानी सम्मन की सर्विस जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में की जा सकेगी। इससे पिछले वाला जो सेक्शन था इसमें अपन ने बात की थी कि सम्मन का जो प्रारूप है
उसका जो फॉर्मेट है वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हो सकेगा। तो ये तो फॉर्म की बात करता था और ये सेक्शन जो है उसकी तामील की सर्विस की बात करता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि सम्मन का फॉर्म और सम्मन की सर्विस दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे हो सकेंगी। दोस्तों सेक्शन 63 जो सीआरपीसी का है वो कहता है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील, जबकि जो 65 है बीएनएसएस का उसमें एक फर्म और वर्ड ऐड कर दिया गया है जिसको यहाँ आके उसके लिए आगे एक्सप्लेन भी उसको किया गया है। तो ये हो गया निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील। तो पहले तो अपन पुराने सीआरपीसी में चलते हैं कि ये कहता क्या है। तो ये बात मूल बात ये कि 63 है ये निगमित निकायों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील के बारे में ही था, और जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसमें निगम जो है वर्ड उसको ही डिफाइन यहां पर किया गया है। जबकि अपन बात करें बीएनएसएस की तो बीएनएसएस में इसका जो प्रोविजन था वैसा ही प्रोविजन है, लेकिन आगे क्या कर दिया गया, आगे इसके अंदर एक सबसेक्शन 2 और ऐड कर दिया गया, क्योंकि कंपनी और फर्म को इसमें ऐड किया गया नए रूप में। तो क्या किया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कहता है कि इस धारा में कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और निगम से, निगम में क्या क्या आएगा, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है। यानी अब आपको कंपनी और निगम इन दोनों को इन क्या क्या शामिल है पढ़ना पड़ेगा। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन की तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सप्लेनेशन के अंदर कौन सा नया वर्ड ऐड किया गया है या कौन सा किस तरह से डिफाइन किया गया है। आगे चलते हैं। उपधारा जो 2 है यह नहीं जोड़ी गई है। किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम पर सम्मन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी पार्टनर, यह नया जोड़ा गया है, पार्टनर पर इसे तामील करके की जा सकती है या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, और यह उस दशा में सर्विस हुआ माना जाएगा जब डाक से साधारण रूप में वह पत्र पहुंचेगा। तो कुल मिला के इस प्रोविजन की बात करें तो इसके अंदर कंपनी और फर्म जो है इनको नए तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, और यहां पर किसी पार्टनर को डायरेक्ट और रजिस्टर्ड डाक के द्वारा तामील का नया प्रोविजन किया गया है। इसमें सेक्शन 64 जो है सीआरपीसी का वो ये कहता है कि जिस आदमी को आपने सम्मन किया है उसके अगर मान लो पुलिस 1 बार जाए 2 बार जाए लेकिन वो मिल ही नहीं रहा और वो तो पता नहीं कब तक नहीं मिलेगा, तो जब तक सम्मन की सर्विस नहीं हुई है तब तक आगे की प्रोसेस करना थोड़ा सा व्यवहारिक और जस्टिफाइड नहीं रहेगा। तो इसके लिए सीआरपीसी में प्रावधान था कि अगर वह व्यक्ति जिसके नाम सम्मन इशू किया गया है यानी सम्मन्ड पर्सन अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप सम्मन की एक कॉपी अन्य व्यक्ति के पास छोड़ सकते हैं। अन्य व्यक्ति कौन होगा, इसकी कुछ शर्तें हैं। अन्य व्यक्ति एक तो मेजर एडल्ट मेल पर्सन होगा, दूसरी बात ऐसा पर्सन उसके फैमिली का मेंबर हो, तीसरा वो फैमिली का मेंबर उसके साथ रहता हो। ऐसा नहीं कि फैमिली का मेंबर एक दिल्ली रहता है एक बंबई रहता है और तामील सर्विस जयपुर की है तो आप दिल्ली बंबई कहीं दे आए। फैमिली का मेंबर हो सकता है, वो एडल्ट मेल मेंबर भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में रहना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो इसमें कई बार क्या होता था कि जैसे सम्मन लेके गए पुलिस अधिकारी और जाके वहां पर घंटी बजाई तो वहां जाके देखा कि वो व्यक्ति तो है नहीं जिसके नाम सम्मन आया है, लेकिन उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ मेजर भी है, साउंड माइंड भी है, फैमिली की मेंबर भी है, साथ भी रहती है, लेकिन यहां पर पहले मेल मेंबर था तो सम्मन की सर्विस में काफी डिले होता था। तो इस कमी को दूर कर दिया गया सेक्शन 66 बीएनएसएस में। यह कहती है कि जब सम्मन्ड पर्सन अगर नहीं मिल पाए तो आप उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य जो साथ रहता है उसके मेजर मेंबर मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सम्मन की एक कॉपी छोड़ के सम्मन को सर्विस करवा सकते हैं। तो अब थोड़ी सहूलियत हो गई है, यानी कुल मिला के अब फीमेल्स के पास एक कॉपी छोड़ के भी सम्मन को सर्व किया जा सकेगा। सेक्शन 68 सीआरपीसी, आपने सम्मन भेजा, सम्मन कोर्ट के जुडिक्शन के बाहर गया, दूसरे कोर्ट को भेजा, तो जो तामील कराने गया था, सम्मन की सर्विस कराने गया था, अगर वो व्यक्ति आपके कोर्ट में नहीं है तो आप ये कैसे
अश्योर करोगे कि सम्मन की सर्विस हो गई है। तो इस बारे में नियम यह था कि जो वह व्यक्ति सम्मन को सर्व करने गया है वो अपना एफिडेविट और सम्मन की कॉपी इस कोर्ट के पास में भेजता था जहां से सम्मन इशू हुआ है। लेकिन चूंकि अब सम्मन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इशू करने का और सर्विस करने का नए प्रावधान जोड़ दिए गए हैं, तो एक सेक्शन जो 70 है जो आपके 68 की जगह आई है, इसमें एक सब सेक्शन 3 नया जोड़ना पड़ा है। और वो क्या जोड़ा गया है? यह कहता है कि धारा 64 से धारा 71 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी सम्मन सम्यक रूप से प्रॉपरली सर्विस किए गए समझे जाएंगे और ऐसे सम्मन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और सम्मन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी। यानी इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी रखी जाएगी और वह सम्मन की सर्विस के रूप में सफिशिएंट मानी जाएगी। दोस्तों अपन बात कर रहे थे कि सम्मन की सर्विस, उसका फॉर्म, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर दिया। तो आपका सेक्शन 69 था सीआरपीसी का, साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील, यह बन गया बीएनएसएस का सेक्शन 71 और वही सेक्शन है, वही इसका हेड नोट है, साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें इसकी जो उपधारा 1 है, सबसेक्शन 1 और 2 जो दो उपधाराएं हैं, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना एक नया वर्ड ऐड किया गया है। यानी डाक वाले मामलों में भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को वैलिड कर दिया गया है। दोस्तों सेक्शन 80 जो सीआरपीसी का है वो कहता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट इशू किया गया है उसके अरेस्ट होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सेक्शन 82 बीएनएसएस का भी यही बात कहता है। तो इस सेक्शन को ढंग से समझने के लिए एक छोटी सी बात रखते हैं आपके सामने। बात यह है कि जैसे मान लीजिए आप ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट को इस अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई अरेस्ट वारंट है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसके पास में दो ऑप्शन है इस डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट के पास में। या तो ये सीधा ही इसको यहाँ पर या के 3 ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या के एसपी या यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके पास में संबंध को वारंट को भेज देवे और वे उस वारंट का एग्जीक्यूट करके और उस गिरफ्तार व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति को यहाँ पर भेज देवे या अपने पास रखें। इस नियम की बात अपन अभी करेंगे। या दूसरा तरीका यह है, ये अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 78 सीआरपीसी की, और अगर बात करें इधर तो अपन 80 बीएनएसएस की। अब सेक्शन 79 क्या कहता है सीआरपीसी का? 79 यह कहता है कि आपको वारंट या जरूरत नहीं है भेजने की, आप अपने किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट देके भी भेज सकते हैं। तो ये पुलिस ऑफिसर इस वारंट को लेके यहां जाएगा और जाके इनमें से किसी भी ऑफिसर से संपर्क करेगा और इनका एंडोर्समेंट करवाएगा उसके ऊपर, और एंडोर्समेंट करवाने के बाद में यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस वारंट के एग्जीक्यूशन में ऐसे हेल्प करेगा जैसे यहाँ के लोकल कोर्ट ने वो इशू कर रखा हो। लेकिन अगर ये पुलिस ऑफिसर उचित समझे और अगर डिले हो रहा हो, उसको लग रहा हो कि मैं अगर यहां गया तो जो अभियुक्त है जिसको गिरफ्तार करना है वो भाग सकता है, फरार हो सकता है, तो ये इनको बिना एंडोर्स कराए सीधा जाके भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अब मान लीजिए आप सीआरपीसी के 78 या 79 यानी बीएनएसएस के 80 या बीएनएसएस के 81, इन दोनों में से किसी भी तरीके से आपने वारंट ले जाके या भिजवा के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, तो अब उस व्यक्ति को आगे क्या प्रक्रिया करें, उसको कहां ले जाके पेश करें। तो जनरल नियम तो यह कि आपने इसको यहां इस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किया है तो आपको इन्हीं किन्हीं ऑफिसर के पास में इसको ले जाना चाहिए। यह है जनरल प्रिंसिपल। लेकिन 3 सर्कमस्टांसेज हैं जब आप यहां न जाके सीधे आप उस कोर्ट में जाएंगे जिसने वारंट इशू किया था। तो सर्कमस्टांसेज नंबर 1 तो यह है कि मान लो यह है आपके 30 किलोमीटर से कम, इस कोर्ट के जहां जिसने ये वारंट जारी किया था इसकी और इस अरेस्टिंग प्लेस की डिस्टेंस अगर लेस देन 30 किलोमीटर है तो आपको यहीं पर लेके आना है। यह पहला बेसिक प्रिंसिपल हो गया। दूसरी बात, मान लो ये तो 30 किलोमीटर से ज्यादा है, दूसरी बात करें ये तो 30 किलोमीटर ज्यादा कितना है 35 है, लेकिन आपने
इस डिस्ट्रिक्ट वाले इनको देखा, यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो ऑफिस है उसको देखा आपने, तो यहां से इसकी दूरी कितनी आ रही है, 40 आ रही है। यानी इस स्थान की जो दूरी है यहाँ की और यहाँ की, उन दोनों में नजदीक ये पड़ता है अगर इधर वाला, तो आप इस सर्कमस्टांसेस में भी इसको यहीं पर लेके आएंगे। और तीसरा ये है कि अगर इस कोर्ट ने जो वारंट इशू किया है वो अगर अवेलेबल है और उस पर ये सेक्शन 71 सीआरपीसी का एंडोर्समेंट कर रखा है कि ये व्यक्ति अगर गिरफ्तार होने पर अगर ऐसा बॉन्ड दे दे तो आप इसको गिरफ्तार करने की नीड नहीं, आप उसको वहीं पर छोड़ ही आना। अगर ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है तो आप उससे बॉन्ड लेके और सीधा ही आप यहां पर आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं किस बात के, कि आपको अरेस्टेड पर्सन को यहां नहीं जाना है, यहां जाना है। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 80 सीआरपीसी का और यही है 82 बीएनएसएस का। लेकिन अब इसके अंदर एक सब सेक्शन 2 नया जोड़ दिया गया है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि उपधारा 2 क्या कह रही है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी के संबंध में और वह स्थान, यानी गिरफ्तारी के संबंध में और उस स्थान के संबंध में, कौन सा स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले के पदाविहित पुलिस अधिकारी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को, जो बीएनएसएस के सेक्शन 37 में नया प्रोविजन किया गया है, उस पदाविहित पुलिस अधिकारी को तथा अन्य जिले के ऐसे पुलिस अधिकारी को जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतः निवास करता है, तुरंत जानकारी दी जाएगी। तो ये सब सेक्शन जो इसका है, ये पदाविहित पुलिस अधिकारी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करने के बारे में नया रूल इसके अंदर डाला गया है। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, यानी प्रोक्लेम्ड पर्सन के लिए जो प्रोक्लेमेशन इश्यू होती है उसके बारे में बताया गया है। ये बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन इसका 84 है। तो इस सेक्शन में क्या नया ऐड किया गया है, सब सेक्शन 1 वैसा ही है, सब सेक्शन 2 भी वैसा ही है और सब सेक्शन 3 भी वैसा ही है। सब सेक्शन 4 में क्या नई बात ऐड की गई है, तो ये ऐड करने से पहले जो पुराना प्रोविजन था उसको अपन समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रोक्लेमेशन इशू की गई है और प्रोक्लेमेशन जो टाइम दिया गया है उस डेट तक वो उस कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को ये जो दिख रहे हैं आपको आईपीसी के सेक्शन 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 और 460, इन सेक्शनों का चार्ज अगर उस पर है और वो उस टाइम तक कोर्ट के सामने नहीं आया है तो ऐसे व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। अब बीएनएसएस में क्या चेंज किया गया है, बीएनएसएस में किसी एब्सकॉन्डेड पर्सन को, यानी वह पर्सन जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू जारी कर दी गई है, यानी प्रोक्लेम्ड पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए अब किन्हीं सेक्शंस के पर्टिकुलर अपराधों की नीड नहीं है। अब इसमें प्लेन प्रिंसिपल कर दिया गया है और यह कह रहा है कि बीएनएस या अदर कोई भी लॉ हो, आप इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखें एक बार। अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, तो बीएनएस 2023 या अदर लॉ जो उस टाइम में एग्जिस्टेंस में है, उसमें अगर उस अपराध का दंड 10 साल या अधिक या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ पेनल्टी का अगर पनिशमेंट उसमें बताया गया है, यानी सच ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर 10 ईयर और मोर देन 10 ईयर्स, अगर ऐसा है वो अपराध उसका, तो न्यायालय जो उचित समझे वो जांच करने के पश्चात उस उद्घोषित व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है। ये एक नया इसके अंदर चेंज किया गया है, यानी इन सेक्शंस के स्थान पर अब यह तय कैसे किया जाएगा, ये पनिशमेंट के बेस पे किया जाएगा। सेक्शन 88 सीआरपीसी हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति और सेक्शन 91 बीएनएसएस हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है इसमें, पहले केवल बॉन्ड वर्ड था,
अब इसके अंदर बॉन्ड के साथ साथ में और बेल बॉन्ड शब्द भी नया इंसर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा इस सेक्शन में और कोई चेंजेज नहीं है। सेक्शन 89 सीआरपीसी का कि आपने कोई बॉन्ड दिया था अपीयरेंस के लिए और आपने उसको ब्रीच कर दिया, तब उसमें गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था। और सेक्शन 92 बीएनएसएस का भी ऐसा ही है। तो इस सेक्शन में और इस सेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना सा है मात्र कि इस सेक्शन में बॉन्ड वर्ड शब्द का यूज किया गया था और इसके अंदर बॉन्ड के साथ साथ में और बेल बॉन्ड वर्ड का भी यूज किया गया है। इसके अलावा इस सेक्शन में और कोई चेंजेज नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर 6। बीएनएसएस का भी चैप्टर 6 था और सीआरपीसी का भी चैप्टर 6 था। इस चैप्टर में सीआरपीसी कंपैरिजन में बीएनएसएस में क्या क्या चेंजेज हुए हैं वो अपन ने यहां पर साझा करने की कोशिश की है। थैंक यू दोस्तों।